So welcome everyone. I am CA Prashant Wadhwani, and through this video series we have been revising and practicing different topics of CA Inter income tax. In this video we'll revise the topic of set off or carry forward and set off of losses. बहुत ही छोटा और आसान सा चैप्टर है और एग्जाम पर्पसेस से काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि इसका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है 4 से 6 नंबर का, या फिर MCQ में भी पूछा जा सकता है, और जो बड़ा क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का उसमें भी इसके कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, सो अगर 4 से 6 नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन बनता है. सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बोलूँगा कि आप जो भी आपके नोट्स हैं वो अपने साथ ओपन कर लें, या फिर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ओपन कर लें, या फिर अगर आप मेरे नोट्स रेफ़र करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और इसके अलावा भी मैंने जो रिवीजन और प्रैक्टिस वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और मैं बोलना चाहूँगा कि जितने ही रिवीजन वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही प्रैक्टिस वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है. कारण ये है कि उन प्रैक्टिस वीडियोस में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो थोड़े से स्पेशल हैं, ठीक है, जिसमें कुछ अलग पॉइंट हो. तो जब आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि शायद आपको एकदम से क्लिक ना करे कि क्या करना है. तो बेहतर ये होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले से ही देख के गए हैं तो शायद एग्जामिनेशन में हमको थोड़ा ईजी पड़े. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. जैसा कि हम जानते हैं कि एक असेसी को अपनी टोटल इनकम पर टैक्स देना पड़ता है. टोटल इनकम क्या? पांचों हेड्स से मिली हुई इनकम, सारे सोर्सेस सारे हेड्स से मिला के जो इनकम आती है वो आपकी टोटल इनकम होती है और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है रफली. अब बात यह आती है कि ऐसा हो सकता है कि असेसी ने कुछ सोर्सेस से तो इनकम कमाई हो बट कुछ सोर्सेज में उसको लॉस हुआ हो, कुछ हेड्स में उसने इनकम कमाई हो और कुछ हेड्स में उसको लॉस हुआ हो. तो फिर क्या करेंगे? लॉस को इग्नोर तो करेंगे नहीं. जो इनकम असेसी ने कमाई है उसको उस लॉस से एडजस्ट करेंगे और जो नेट इनकम का फिगर होगा नेट, उस पर असेसी टैक्स भरेगा. यही होगा. बट क्या ये नेटिंग जो है, ठीक है, ये नेटिंग को ही सेट ऑफ बोलेंगे. ये जो आप इनकम को लॉसेस को एडजस्ट करेंगे और नेट इनकम निकालेंगे, इसी को हम सेट ऑफ बोलते हैं, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. अब क्या कोई सी भी इनकम को कोई से भी लॉसेस से सेट ऑफ कर सकते हैं? मतलब कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हाउस प्रॉपर्टी 1 में एक असेसी को लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में प्रॉफिट है, कन्फेक्शनरी बिजनेस में लॉस है, स्टेशनरी बिजनेस में प्रॉफिट है, इंटरेस्ट की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और सैलरी की इनकम भी है. तो क्या करूं मैं? प्लस 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 करके और लॉसेस को माइनस माइनस करके जो फिगर आता है उस पर टैक्स भर दूं क्या? मतलब कि रैंडमली कलेक्टिवली प्लस माइनस करके और फाइनल नेट फिगर निकालूं क्या? तो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला नहीं, आप ऐसे रैंडमली या कलेक्टिवली लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इनकम और लॉसेस को रैंडमली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए उन्होंने एक मैनर प्रोवाइड किया कि आप इसी तरीके से अपने लॉसेस को इनकम से सेट ऑफ करेंगे. ठीक है, तो उस मैनर में उन्होंने पहले एक सीक्वेंस दिया. सीक्वेंस ये है कि पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करें, जिसको मैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी बोलूंगा. इंट्रा हेड या इंटर सोर्स. इंट्रा हेड मतलब एक ही हेड के अंदर अगर आपके अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, लेट्स से पीजीबीपी हेड, बिजनेस हेड जो है, तो आपके 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में प्रॉफिट है एक में लॉस है. तो पहले तो इनको ही आपस में नेट करो, एडजस्ट करो. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हेड के अंदर ही इंट्रा हेड सोर्सेस को ही आप यूज करेंगे फॉर सेट ऑफ. उसके बाद भी आपका लॉस बच जाता है, मतलब कि नेट फिगर जो उस हेड का आया वो लॉस आ गया. लेट्स से पीजीबीपी में एक बिजनेस में तो आपको लॉस आया, दूसरे में आपको प्रॉफिट आया. लॉस था 5 लाख का, प्रॉफिट था 2 लाख का, नेट में लॉस कितना बचा? 3 लाख का. मतलब कि अब हेड का भी लॉस आपका जो है, जो हेड का भी नेट है वो आपका लॉस ही आया है. तो इसको क्या करेंगे? फिर दूसरे हेड्स से सेट ऑफ करेंगे. दैट इज इंटर हेड सेट ऑफ. तो पहले तो इंट्रा हेड, अपने ही हेड में देखो कोई दूसरी इनकम है क्या, उससे सेट ऑफ करो. फिर जब पूरे हेड का एडजस्टमेंट हो जाए और उसके बावजूद भी लॉस आए तो फिर दूसरे हेड्स में देखो कि कहीं और इनकम है क्या, उससे सेट ऑफ करो. दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट. अगर उसके बाद भी नेट फिगर आपका लॉस आता है, ठीक है, इंटर हेड एडजस्टमेंट करने के बाद भी इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू एब्जॉर्ब द लॉसेस, लॉसेस बढ़े हुए हैं और ज्यादा लॉसेस हैं, बच गए सेट ऑफ करने के बाद भी, तो उन लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू द नेक्स्ट ईयर. तो थर्ड स्टेप रहेगी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ. पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब कि हेड के अंदर ही, दूसरा इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब दूसरे हेड्स के साथ, और फिर तीसरा अब भी लॉस बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर्स. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. तो जनरल रूल तो यह है कि एक हेड की
कोई एक हेड का कोई लॉस उसी हेड के दूसरे इनकम को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। एक ही हेड में एक इनकम और दूसरा लॉस हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, ये जनरल रूल है। हाउएवर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? 4 एक्सेप्शन है। पहला, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस है तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। है तो बिजनेस, अब क्या है, बिजनेस को 2 अलग अलग एक्टिविटीज में बांट दिया है, एक स्पेकुलेटिव, दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव, ठीक है। ये क्यों बांटा है? क्योंकि स्पेकुलेटिव के लिए इन्होंने अलग से प्रोविजंस दिए हैं सेट ऑफ के लिए, ठीक है। तो जब स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपको लॉस आएगा तो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा, वो आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से नहीं कर सकते हो, ऑल्दो वो है बिजनेस हेड में ही, ठीक है, बट स्टिल स्पेकुलेटिव का अगर लॉस है तो स्पेकुलेटिव की इनकम से ही एडजस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, अगर आपको लॉस है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है, रेस हॉर्सेस जो होते हैं आप उनको ओन करते हो और मेंटेन करते हो, ठीक है। इस एक्टिविटी में अगर आपको लॉस है तो वो इसी एक्टिविटी की इनकम से सेट ऑफ होगा और किसी से नहीं होगा। वैसे ये जो इनकम होती है ये अदर सोर्सेज हेड में जाती है, ठीक है, ये इनकम हमेशा अदर सोर्सेज हेड में जाती है, बट ये किसी और अदर सोर्सेज की ही किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। ये वाला लॉस जो है इसी एक्टिविटी की इनकम से सेट ऑफ होगा। ऑफ कोर्स इसको डिटेल में हम देखेंगे कि इसमें लॉस कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता या किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD के जो 14 बिजनेस होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से हो, ठीक है। मतलब कि आपके 2 स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक तो होटल वाला और एक हॉस्पिटल वाला, तो इन दोनों का भी आपस में इन दोनों का भी आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा लॉस और इनकम का, क्योंकि है तो दोनों ही स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। सो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कोई दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से भी हो जाएगा, बट ये बिजनेसेस 14 बिजनेसेस जो हमको स्पेसिफाई करे हुए हैं 35 AD में, उन्हीं में से होने चाहिए। तो क्या देखा हमने? पहले हमने देखा कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया जाए हेड के अंदर ही, उसमें 4 एक्सेप्शन देखे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस उसी एक्टिविटी की इनकम से होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, और चौथा 35 AD का लॉस है तो वो 35 AD की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। एक और खास बात इसमें आती है कि अगर आपको किसी एग्जम्प्ट इनकम का लॉस है, ठीक है, कोई ऐसा लॉस जिसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। तो अगर उसको लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस है, जो शेयर ऑफ लॉस उसको मिला है वो कहीं उसको एडजस्ट नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, जब हम इनकम पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो हम लॉस का टैक्स बेनिफिट क्यों दें, ठीक है। तो जब आपकी इनकम एग्जम्प्ट करी है तो फिर आपके लॉस को भी, जो एग्जम्प्ट सोर्सेज वाला लॉस है उसको भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उसका टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, उससे आप कोई दूसरी इनकम को कम नहीं कर सकते, ठीक। इसकी समरी देख लेते हैं। देखो हेड वाइज देखते हैं। सैलरी में कभी लॉस हो ही नहीं सकता है तो उसके सेट ऑफ की बात ही नहीं आती है। पीजीबीपी में क्या होगा? स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से हो जाएगा, यस, सेट ऑफ हो जाएगा, यही हमने देखा। साथ साथ में यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आप मार्क कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो क्या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से हो जाएगा? हो जाएगा। नॉन स्पेकुलेटिव के लिए हमको कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया था क्या कि ये लॉस किससे होएगा? नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस में था, नॉन स्पेकुलेटिव में तो था ही नहीं। तो नॉन स्पेकुलेटिव का नॉन स्पेकुलेटिव से हो जाएगा। 35 AD का लॉस है, 35 AD से हो जाएगा, 35 AD की इनकम से। यही हमने पढ़ा कि 35 AD बिजनेस का लॉस है तो 35 AD की इनकम से ही होगा, ठीक है। तो तीसरे में भी यस। फोर्थ, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, क्या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही होगा। देखो ये जो रेस्ट्रिक्शन उन्होंने डाला है वो लॉस पे डाला है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं, क्या इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है? हाँ है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस और नॉन स्पेकुलेटिव की इनकम है, तो क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? नहीं है। नेक्स्ट, स्पेकुलेटिव का लॉस है और 35 AD की इनकम है, तो हमको देखना है कौन सा लॉस हम सेट ऑफ कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव का। स्पेकुलेटिव में कोई रिस्ट्रिक्शन? हाँ, स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से ही होगा, तो क्या 35 AD से हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस है और स्पेकुलेटिव की इनकम है। लॉस किसका है? नॉन स्पेकुलेटिव का। क्या नॉन स्पेकुलेटिव पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। हमने तो स्पेकुलेटिव के लॉस पे रिस्ट्रिक्शन देखी थी, नॉन स्पेकुलेटिव के लॉस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा था। तो नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव की इनकम से भी सेट ऑफ हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस है 35 AD की इनकम से हो जाएगा? तो फिर से देखेंगे लॉस किसका है, नॉन स्पेकुलेटिव का। क्या नॉन स्पेकुलेटिव पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, तो 35 AD से भी हो जाएगा। 35 AD का लॉस है स्पेकुलेटिव इनकम, तो 35 AD के लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो 35 AD के प्रॉफिट से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है, तो स्पेकुलेटिव इनकम से भी नहीं हो पाएगा और लास्ट में नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से भी नहीं हो पाएगा। उसको सेट ऑफ करने के लिए तो 35 AD की इनकम ही लगेगी। नेक्स्ट, ये था पीजीबीपी हेड। अब बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी ए का लॉस है और प्रॉपर्टी बी में इनकम है, क्या सेट ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल, बढ़िया, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कोई पॉइंट ही नहीं है। एक प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, और मैंने स्टार लगा के लिखा है विदाउट एनी लिमिट। ये क्यों लिखा है, ये आगे बढ़ेंगे तो इसका रेलेवेंस पता पड़ेगा। नेक्स्ट, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। ओके, अब बात आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्या सेट ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं गया है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या सेट ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और इनकम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है, मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाएगा। एंड लास्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्या ये सेट ऑफ होगा? लॉस किसका है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, रिस्ट्रिक्शन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, और यहां पर हमको दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या सेट ऑफ होगा? नहीं, सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही गेन से हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर आपको एक सोर्स से लॉस है तो दूसरे सोर्स के इनकम से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ए है और इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी है, तो सेट ऑफ इज पॉसिबल। अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से लॉस है तो रिस्ट्रिक्शन था कि वो इसी एक्टिविटी से सेट ऑफ होता है। ठीक है, सो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की ही इनकम है, सेट ऑफ पॉसिबल? यस, पॉसिबल। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है और कोई दूसरी इनकम है, क्या सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, वो उसी की इनकम से सेट ऑफ होगा। कोई और सोर्स में लॉस है, अदर सोर्सेज में ही किसी एक सोर्स में लॉस है और इनकम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में, क्या सेट ऑफ हो सकता है? किसी और सोर्स पे लॉस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है, तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो और पॉइंट आते हैं, अगर बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम से विनिंग एक्सेट्रा, इस टाइप के जो आपके लॉस हैं वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते, किसी भी इनकम से नहीं। और कोई और लॉस है वो बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा ऐसी टाइप की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकती, मतलब ना तो ये खुद किसी को सेट ऑफ कर सकते हैं ना ये खुद किसी से सेट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, सो बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह का लॉस हुआ, इग्नोर, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ नॉर इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। कोई और इनकम, कोई और लॉस है और बेटिंग, गैम्बलिंग की इनकम है, क्या एडजस्ट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स की इनकम होती है उस पर तो डायरेक्टली 30% का टैक्स अप्लाई करते हैं हम ग्रॉस अमाउंट पे ही, उस पर तो एक्सपेंडिचर भी हमको अलाउ नहीं होता है, उस पर चैप्टर 6 से के डिडक्शंस भी हमको अलाउ नहीं होते हैं, और हमको कोई और लॉस इसमें से सेट ऑफ कर दें ऐसा भी हमको अलाउ नहीं होता है। ठीक है,
ये था हमारा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, हमने डिटेल में देखा। अब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद भी जो नेट फिगर आया ना हेड का, वो लॉस आया। ठीक है, मतलब कि जैसे कि वही एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें लॉस है, इन दोनों को आपस में एडजस्ट किया तो जो नेट फिगर आया वो लॉस आया, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड का नेट फिगर क्या आया, लॉस आया। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम दूसरे हेड्स के साथ एडजस्ट करेंगे। हमारे सीक्वेंस में सेकंड स्टेप इसी के, इंटर हेड के बाद इंटर हेड। तो इंटर हेड का भी जनरल रूल दिया। जनरल रूल ने ये बोला कि किसी भी हेड का लॉस किसी भी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, किसी भी हेड का लॉस किसी दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट हो सकता है। हाउएवर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? तो जो इंट्रा हेड के थे वो एक्सेप्शन यहाँ पे भी है ही। जब बोल दिया स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही होगा, वो तो अपने हेड में ही किसी और की इनकम से नहीं हो रहा है सेट ऑफ, तो बाकी के हेड की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, सो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। दूसरा, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेस, ये अपने ही हेड की किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो किसी और से क्या होगा, ये अपनी ही एक्टिविटी की इनकम से होगा। और तीसरा, 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, तो ये भी केवल 3580 की इनकम से ही होगा, और किसी भी इनकम चाहे वो खुद के हेड की ही हो चाहे वो किसी और हेड की हो, किसी से भी वो सेट ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कैपिटल गेन हेड में जो नेट रिजल्ट आया वो लॉस है, मतलब आपको कैपिटल गेन हेड में लॉस आ रहा है, तो ये भी सिर्फ कैपिटल गेन हेड, इनफैक्ट कैपिटल गेन हेड का जो लॉस है वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो इसमें कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए। पहले इंट्रा हेड में बोला था इन्होंने कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही करना और किसी से मत करना, शॉर्ट टर्म से मत कर देना। और अब इंटर हेड में बोल रहे हैं कि जो नेट फिगर आया कैपिटल गेन का वो लॉस आया, तो उसको आप किसी हेड से एडजस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर पीजीवीपी का लॉस है तो वो बाकी सब हेड से हो जाएगा, बट सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है, वो सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, वैसे तो वो सभी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा, बट यहां पर उन्होंने लिमिट दे दी है कि अगर किसी और हेड से आप सेट ऑफ कर रहे हो तो केवल 2 लाख तक का अमाउंट एक असेसमेंट ईयर में 2 लाख तक का अमाउंट ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही कारण है वहां पर मैंने जब इंट्रा हेड पढ़ रहे थे तो हाउस प्रॉपर्टी में मैंने नो लिमिट लिखा था, क्योंकि लिमिट यहां पर है जब आप इंटर हेड सेट ऑफ कर रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी और हेड से। इसकी भी समरी देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिल्कुल हो जाएगा विदाउट लिमिट। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, अदर हेड्स की इनकम है, बिल्कुल हो जाएगा बट 2 लाख की लिमिट। स्पेकुलेटिव का लॉस है, स्पेकुलेटिव की इनकम है, बिल्कुल हो जाएगा। स्पेकुलेटिव का लॉस है, कोई और इनकम है, नहीं होगा। 3580 का लॉस है, 3580 की इनकम है, बिल्कुल हो जाएगा। 3580 का लॉस है, कोई और इनकम है, नहीं होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम है, हो जाएगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, कोई और इनकम है, सेट ऑफ नहीं होगा। पीजीवीपी का लॉस है, पीजीवीपी की इनकम है, सेट ऑफ हो जाएगा। हाँ, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से हो जाएगा। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सैलरी से नहीं होगा। ठीक है, सैलरी से नहीं होगा। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी और हेड से हो जाएगा। ठीक है, मतलब पीजीवीपी हेड का जो लॉस है वो सैलरी को छोड़ के बाकी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। कैपिटल गेन का लॉस है, वो किसी और से हो ही नहीं सकता है सेट ऑफ। ठीक है, उसमें भी हमको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। कैपिटल गेन का लॉस है, किसी और हेड की इनकम है, सेट ऑफ नहीं होगा। IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है, सेट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस है और कोई भी दूसरा हेड है तो सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। अब तीसरे स्टेप पे गए, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। पहले हमने देखा इंट्रा हेड मतलब इंटर सोर्स, फिर हमने देखा इंटर हेड, अब बात आती है कैरी फॉरवर्ड। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, अभी तक सारे रिस्ट्रिक्शन हमने क्या देखे। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव की इनकम से, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस उसी एक्टिविटी की इनकम से, 3580 का लॉस 3580 की इनकम से, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही, ये था इंट्रा हेड के। इंटर हेड में ये तो रिपीट होंगे ही होंगे और साथ साथ
नई चीज क्या जोड़ी, पीजीबीपी का लॉस सैलरी से नहीं होगा, कैपिटल गेन का लॉस किसी से नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरों से हो जाएगा बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, अदर सोर्सेस का अदर सोर्सेस से हो जाएगा और दूसरों से भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अब क्या कर रहे हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, लॉस आया नेट फिगर हेड का, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट किया तो भी लॉस आ रहा है। अब इस लॉस को क्या करें, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की बात करते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फिर भी बच जाए तो फिर सेट ऑफ करो अदर हेड से बट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, लॉस फिर भी बच जाए कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें अगले सालों में, मतलब जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा, अब भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लॉस को, तो अगले साल वो क्या कहलाएगा, पिछले साल का लॉस, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जब भी होता है तो वो उसी हेड में सेट ऑफ होता है, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। सो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगले सालों में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही होगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर जो हमारा रेलेवेंट है उसके बाद 8 सालों तक। ठीक है, इस साल को छोड़ के जिस साल लॉस हुआ उसके बाद 8 ईयर्स तक उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी लॉस के केस में। It is to be remembered that once a particular loss is carry forward, it can be set off only against the income from the same head in the forthcoming assessment years। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार कोई हेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो वो अगली बार किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकेगा, उसको अपने ही हेड में सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द हेड ऑफ द सेम इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, ये था हाउस प्रॉपर्टी। अब बात आती है बिजनेस लॉसेस की। सबसे पहले हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस लॉस है नॉन स्पेकुलेटिव, वो बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। सबसे पहले इंट्रा हेड, लॉस फिर भी बच जाए तो दूसरे हेड से सेट ऑफ करो, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी से नहीं होगा, बाकी दूसरे हेड से सेट ऑफ करो। लॉस फिर भी बच जाए, कैरी फॉरवर्ड करो टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, और फिर बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करना, और किसी से नहीं कर पाओगे, जो अभी हमने देखा। सेम प्रोविजंस। और कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर्स सक्सीडिंग द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इन विच लॉस वाज कंप्यूटेड। जब लॉस कंप्यूट हुआ है उसके अगले 8 सालों तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फिर सिर्फ बिजनेस हेड की इनकम से ही बिजनेस हेड का लॉस एडजस्ट होगा। नाउ ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस ऑर्डर में आप सेट ऑफ करेंगे, सबसे पहले बिजनेस इनकम है, सबसे पहले उस साल का डेप्रिसिएशन दो, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट ईयर फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ एनी। ठीक है, तो पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स देने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जो पिछले सालों के लॉसेस लेके आए हुआ, उसका एडजस्टमेंट दो, पहले करंट ईयर का फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पिछले सालों का, और उसके बाद भी आपका प्रॉफिट बच जाए, इनकम बच जाए, तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो आप पुराना खींच के लाए हो, तो वैसे तो वो लॉस का ही पार्ट होता है, बट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह के लिए हम डेप्रिसिएशन को अलग कर देते हैं और बाकी बिजनेस लॉसेस को अलग कर देते हैं। ठीक है, सो पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वगैरह, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, then brought forward scientific research capital expenditure, and then brought forward family planning capital expenditure. This is the order of set off. एक कंडीशन यहां पर दी है सेट ऑफ की, कि जो असेसी को लॉस हुए थे वो ही कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकता है। द असेसी हु इनकर्ड द लॉस एंड द असेसी हु क्लेम्स द कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ मस्ट बी द सेम। मतलब कि मेरा बिजनेस है लेट्स से, और उस बिजनेस में मेरे को लॉस हुआ, ठीक है, और वो बिजनेस क्योंकि लॉस इनकर कर रहा था, मैंने किसी और को बेच दिया, तो जो लॉसेस हुए, क्या वो जो सक्सेसर है बिजनेस का, जिसको मैंने बिजनेस बेच दिया, क्या वो लॉसेस वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो पर्सन ने लॉस इनकर किए हैं वो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है उन लॉसेस को। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है, सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस। मतलब कि लेट्स से एक फादर का बिजनेस है और वो फादर को उस बिजनेस में लॉसेस थे,
अब फादर की डेथ हो गई और वो उनका जो बेटा है, सन है, वो बिजनेस को चला रहा है, तो उसको इनहेरिटेंस में बिजनेस मिला है। तो ऐसे केस में जो फादर को लॉसेस हुए थे वो सन भी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है, सो समराइज कर दूं, जनरली तो क्या होगा, जो पर्सन को लॉस हुए हैं वो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, कोई और सक्सेसर नहीं कर सकता है। हाउएवर इसका एक्सेप्शन है, इनहेरिटेंस के केस में जब फादर से सन को बिजनेस मिला हो इनहेरिटेंस में, तो फिर जो फादर के लॉसेस थे वो सन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इससे रिलेटेड केस लॉज ही है, फाइनल लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिए कि लेट्स से एक सोल प्रोप्राइटरशिप थी और फादर की डेथ हो गई, तो जो सोल प्रोप्राइटर जो था उसके जो बच्चे थे उसको इनहेरिटेंस में बिजनेस चला गया, पार्टनरशिप फर्म बन गया। तो क्या प्रोप्राइटरशिप के लॉसेस वो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? तो हाँ कर सकती है, क्योंकि बिजनेस का सक्सेशन क्यों हुआ? इनहेरिटेंस के कारण। वहीं अगर दूसरा कैसे कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई और वो बिजनेस अब एक पार्टनर अकेला ही सोल प्रोप्राइटर बनकर चलाने वाला है, तो क्या ये सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस है? नहीं, ये इनहेरिटेंस तो है नहीं। तो फिर पार्टनरशिप के जो लॉसेस हैं वो क्या प्रोप्राइटर कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, बड़े शॉर्ट में समझते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस वो होता है जब ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहे हो, इस तरीके से ट्रांजैक्शन सेटल हो रहे हो जब डिलीवरी नहीं हो रही है गुड्स की या शेयर्स की। ठीक है, शेयर्स या कमोडिटीज की डिलीवरी नहीं हो रही है, सिर्फ प्राइस के डिफरेंस का ही एक्सचेंज हो रहा है, वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, so speculative transactions means a transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity including stock and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery। अगर actual delivery हो जाएगी तो वो नॉन स्पेकुलेटिव होगा, बट अगर एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही है, अदरवाइज वो सेटल हो रहे हैं, मतलब कि सिर्फ डिफरेंस इन प्राइस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फिर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाएगा। एग्जाम्पल, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हो आप? इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर, उसमें आप क्या करते हो? शेयर्स खरीदे बेचे, उसी दिन आप सौदा कैंसिल करते हो। इसमें तो आप ऐसा भी कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग, कि पहले शेयर बेच दिया, था नहीं हमारे पास लेकिन बेच दिया, फिर खरीद लिया। ठीक है, डिलीवरी तो हो ही नहीं रही है ना, इसमें तो सिर्फ क्या होगा, आखिरी में देखेंगे आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उस दिन के एंड में, और वो आपको पहुंचा देंगे, आपको शेयर्स की डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है। वो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा होता है। ठीक है, तो वो एक स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ ट्रांजेक्शन्स को स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा, डिलीवरी नहीं है तो भी हम उसको स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। ठीक है, पहले तो क्या बोला, डिलीवरी नहीं है तो स्पेकुलेटिव है, बट कुछ ट्रांजेक्शन में डिलीवरी नहीं है तो भी हम उसको स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। थियरी है बट देख लेते हैं। अगर आप हेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपको कुछ पोटेंशियल लॉस का डर है, इसलिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को हेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हेजिंग कमोडिटी के लिए हो चाहे स्टॉक्स एंड शेयर्स के लिए हो, अगर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव, सिक्योरिटी डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसको भी स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स देखे थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब बात कर रहे हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स की। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन पे हुए हैं और सीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है तो फिर उसको स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा, नॉन स्पेकुलेटिव माना जाएगा। सीटीटी पे होना जरूरी है। ठीक है, हाउएवर सीटीटी का रिक्वायरमेंट नहीं आता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के केस में। ठीक है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के केस में सीटीटी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एग्जम्पशन है। तो फिर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के केस में, एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स के केस में सीटीटी नहीं भी पे किया है तो भी हम इसको नॉन स्पेकुलेटिव ही मानेंगे, स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। इसकी समरी क्या है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। पहले अगर शेयर्स की बात करें और डिलीवरीज अफेक्ट हो रही है तो ये तो नॉन स्पेकुलेटिव है। ठीक है, तो अगर आप उसको कैपिटल असेट के थ्रू के तरीके से होल्ड कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा, और अगर वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो वो आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बनेगा। ठीक है, डिलीवरीज अफेक्ट हो रही है तो नॉन स्पेकुलेटिव।
और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप है, मतलब कि डिलीवरीज अफेक्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या है, स्पेकुलेटिव। अगर डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, तो फिर नॉन स्पेकुलेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव है तो भी नॉन स्पेकुलेटिव। और अगर कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो और डिलीवरी अफेक्ट हो रही है तो नॉन स्पेकुलेटिव। नेक्स्ट, कंपनीज के केस में बोला कि वेयर एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, such company shall be deemed to be carrying on speculation business to the extent to which the business consists of purchase and sale of such shares, even if deliveries of shares have been affected. अगर कोई कंपनी है जिसका पार्ट ऑफ बिजनेस क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, पार्ट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब सबसे पहली चीज तो ये कंपनी हो, दूसरी चीज उसका मेन बिजनेस कुछ और हो, ठीक है, मेन बिजनेस उसका कुछ और उसका पार्ट बिजनेस क्या हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो इस केस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स को स्पेकुलेटिव माना जाएगा, भले ही डिलीवरीज हुई हो, भले ही डिलीवरीज अफेक्ट की गई हो, उसके बावजूद भी इसको स्पेकुलेटिव माना जाएगा। क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंपनी हो, दूसरा पार्ट ऑफ बिजनेस हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, मतलब कि कोई दूसरा बिजनेस होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, तो ये प्रोविजन लगेगा। तो कोई दूसरा बिजनेस है मेन और पार्ट ऑफ बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स है, तो ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स स्पेकुलेटिव माना जाएगा, चाहे डिलीवरीज अफेक्ट हुई हो या नहीं हुई हो। हाउएवर ये प्रोविजन कब नहीं लगेगा, अ कंपनी हुज ग्रॉस टोटल इनकम कंसिस्ट मेनली ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब उसका कोई बिजनेस ही नहीं हो दूसरा। अभी वही तो हमने देखा कि मेन बिजनेस कुछ और हो तो ये प्रोविजन लगेगा, बट अगर उसका कुछ और बिजनेस ही नहीं है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा, फिर उसको स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। दूसरा, अ कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच, जब प्रिंसिपल बिजनेस ही ट्रेडिंग इन शेयर्स हो तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। अगर प्रिंसिपल बिजनेस बैंकिंग का है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा, और अगर प्रिंसिपल बिजनेस ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस का है तो भी ये प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब स्ट्रेट अवे हम स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे, फिर तो हम देखेंगे डिलीवरीज अफेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक, पार्ट ऑफ द बिजनेस इंप्लाइज दैट सम अदर प्रिंसिपल बिजनेस मस्ट एग्जिस्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पार्ट ऑफ द बिजनेस मतलब कोई और बिजनेस होना चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेज हैं तो उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्पेकुलेटिव इनकम से ही होगा और किसी से हो ही नहीं सकता है, ये हमने सबसे पहला ही एक्सेप्शन पढ़ा था। उसके बाद भी लॉस बच जाए तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल, और कैरी फॉरवर्ड भी करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी फिर वो स्पेकुलेटिव इनकम से ही होगा, क्योंकि जब इसी साल किसी और से नहीं करने दे रहे तो अगले साल क्या किसी और से करने देंगे। ठीक है, सो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी स्पेकुलेटिव इनकम ओनली। और कैरी फॉरवर्ड कब तक हो सकता है, 4 असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, अगले 4 साल, जिस साल लॉस कंप्यूट हुआ है उसके अगले 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सबसे पहले अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी देखा था, वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। फिर हमने नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस देखा, वो भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। हाउएवर स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब 35 AD के लॉसेज है, सिंपल है, 35 AD के लॉसेज हैं तो 35 AD की इनकम से ही होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि 35 AD का लॉस जो है वो किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस का है और इनकम जो है 35 AD की वो किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है। होना स्पेसिफाइड बिजनेस चाहिए, बट लॉस फिर भी बच जाता है तो कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर और अगले साल भी वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। कैरी फॉरवर्ड कब तक हो सकता है, इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहां पर साल नहीं बताया, 8 साल या 4 साल बोला, जितना आपको कैरी फॉरवर्ड करना है कैरी फॉरवर्ड करो। देखो यार, मेनली तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इतना भारी भरकम कर रहे हो, उसका बेनिफिट देने के लिए आपको किया है, तो वो चाहते हैं कि उसका बेनिफिट आपको पूरा मिले, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ईयर्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया और बोला अनलिमिटेड ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो, जब तक आप पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकते हो तब तक करो। एक पॉइंट और इसमें दिया कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, भले ही जिस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से आप सेट ऑफ कर रहे हो अब उसको डिडक्शन मिलता है या नहीं मिलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड ईयर्स तक की बात करी है कि आप सेट ऑफ कर सकते हो, और मान लो ये जो डिडक्शन मिलता है 35 AD में वो तो 2020 तक ही है, उसके बाद हट गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो भी बिजनेस तो वही वाला है ना,
भले ही डिडक्शन मिलता हो या ना मिलता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस बिजनेस का लॉस उस बिजनेस की इनकम से हम सेट ऑफ कर देंगे। ऑल दो 3580 का डिडक्शन अब आपको नहीं मिलता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन का लॉस। सो कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, इसको आप सीधे कैरी फॉरवर्ड कर दो। कैरी फॉरवर्ड करके भी ध्यान रखना अगली बार भी अपने ही हेड से होगा, और उसमें भी इसके अंदर भी एडजस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी नहीं होगा, ठीक है। सो सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर भी लॉस बच जाए, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड कब तक होता है? 8 असेसमेंट ईयर्स तक, यहां पर भी 8 साल, तो जनरली हम 8 साल देख रहे हैं। हाउएवर हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस में 4 साल और 3580 में अनलिमिटेड ईयर्स देखा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, इसका लॉस इस एक्टिविटी की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। लॉस फिर भी बच जाए, कैरी फॉरवर्ड कर दो। कैरी फॉरवर्ड करके भी अब आप नेक्स्ट ईयर भी इसी इनकम से, इसी एक्टिविटी की इनकम से सेट ऑफ कर सकोगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 4 असेसमेंट ईयर्स तक, ठीक है। सो हमने देखा कि वैसे तो 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट स्पेकुलेटिव में और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में आप 4 ईयर्स तक ही सेट ऑफ 4 ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और 3580 में आप अनलिमिटेड कर सकते हो, ठीक है। स्पेकुलेटिव एंड रेस हॉर्सेस, इसमें आप 4 ईयर्स तक और 3580 के बिजनेस को अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब पहली बात, ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में लॉस आएगा कैसे, ठीक है, इसका कैसे कंप्यूट किया जाएगा? तो जो स्टेक मनी है, स्टेक मनी क्या होता है? देखो, आप ओनर हो, आपका घोड़ा जो आप ओन करते हो, आप मेंटेन करते हो, वो किसी रेस में दौड़ रहा है, तो जब वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आता है तो आपको प्राइज मनी मिलता है, जिसको स्टेक मनी बोलते हैं, ठीक है। वो आपकी इनकम होती है। और आपका खर्चा क्या होता है? तो जो घोड़े को मेंटेन करने के लिए आपने खर्चा किया है, उसके खाने पीने का, उसकी ट्रेनिंग का, इस टाइप का जो खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपका खर्चा होता है, ठीक है। सो स्टेक मनी माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपका नेट इनकम या लॉस आएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का आता है कि अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट के पहले पहले जमा करना पड़ेगा। मतलब जिस साल आपको लॉस हुआ है, जिस साल आपको लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले जमा करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जिस साल आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो, मतलब कि जिस साल आपको लॉस हुआ नहीं है, जिस साल आप पिछले लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो, उस साल रिटर्न फाइल करना है टाइम पे, ऐसा नहीं है। जिस साल लॉस हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सब्सीक्वेंट ईयर्स में अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सेट ऑफ कर ही सकते हो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को। हाउएवर जब आप, जिस साल आपको लॉस हुआ है उस साल तो आपको ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाउएवर ये चीज 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। पहला, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, ठीक है, तो फिर आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करते हो तो चल जाएगा, वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और दूसरा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी लॉसेस हैं, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फिर आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सबसे पहले हमने देखा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, फिर हमने देखा इंटर हेड एडजस्टमेंट, फिर हमने देखा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूं, कैरी फॉरवर्ड कितने कितने साल होगा, तो 8 ईयर्स जनरल चीज है कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नेक्स्ट 8 ईयर्स तक। हाउएवर स्पेकुलेटिव बिजनेस में रेस हॉर्सेस के ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाली एक्टिविटी में 4 साल ही होगा, और 3580 का अनलिमिटेड ईयर्स। साथ ही साथ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वगैरह भी जो होता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी को छोड़ के, ठीक है, सैलरी को छोड़ के। ये एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे। वैसे तो बिजनेस लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। हाउएवर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी और हेड से भी सेट ऑफ किया जा सकता है, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बट सैलरी से वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकेगा, ठीक है।
कैजुअल इनकम से रिलेटेड पॉइंट्स, जो बेटिंग गैम्बलिंग वाली इनकम है वो किसी और लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती है, और अगर बेटिंग गैम्बलिंग में आपको लॉस हुआ है तो वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें रेस हॉर्सेस की विनिंग्स भी इंक्लूडेड है। देखो दो चीजें होती है, एक तो विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस, वो तो कैजुअल इनकम में आता है, ठीक है। आपको अगर उसमें लॉस हुआ है तो आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है उस पर सीधे सीधे टैक्स लगेगा, उससे कोई और लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है स्टेक मनी, ठीक है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, वो अलग है, ठीक है। वो क्या है, प्राइज, आप ओनर हो, आप मेंटेन करते हो हॉर्स को और वो जीतता है रेस में और उस पर आपको प्राइज मनी मिलती है, वो आपकी इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है, ठीक है। उसमें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हो तो आपका नेट फिगर आता है कि आपको इनकम हुआ है उस एक्टिविटी में कि लॉस हुआ है उस एक्टिविटी में, ठीक है। और अगर लॉस हुआ है तो वो उसी एक्टिविटी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसके क्वेश्चंस देखें, इलस्ट्रेशंस देखें, काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में भी, and revise it, practice it, and that's it. You can attempt it in exam successfully. Thank you.